Hello 8th class, I am Amit Kumar, SST teacher of Paramount Public School. Today I am going to teach you the class 8th chapter number 9 of history, the impact of British rule in India, part 1. Let's start. India turned out to be a valuable colony of the British. As we have already discussed in the previous chapter, chapter number 6, that Britishers who came here as to do trade with India, and after that they became rulers of India. So it was often referred to as the jewel in the crown of the British. It means jewel in the crown. के ब्रिटिशर्स के ताज में इंडिया एक ज्वेल, एक डायमंड की तरह था, एक ज्वेल की तरह था, एक उस मोती की तरह था जो अनमोल था ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. इंडिया वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश and the largest market for their goods, because all the raw material Britishers were taking from here in India and at cheap rate, actually बहुत सस्ता उठाते थे यहाँ से, and after that final goods they were selling here because India was the biggest market for the Britishers, and final goods they are selling here at very high price. So by both the means they are exploiting Indians. वो इंडिया का शोषण कर रहे थे दोनों तरफ से. To be able to administer it, इंडिया को अच्छी तरह से चलाने के लिए, इफेक्टिवली चलाने के लिए, ब्रिटिश adopted several political, economic and social policies. उन्होंने बहुत सारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नई नई नीतियां चलाई. In that regard, first we are going to take the economic policies of the British, and in that we have number 1 the land revenue system. जो जमीन से टैक्स इकट्ठा किया जाता था, what was the system for that? Most of the economic changes introduced by the British were aimed at increasing their revenues from India. वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे इंडिया से, इसलिए उन्होंने न्यू पॉलिसीज अपनाई थी. फॉर दैट, सिंस लैंड टैक्स वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, जमीन से आने वाला जो टैक्स था वो एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स था, एक स्रोत था उनके लिए. फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. फॉर दैट डिफरेंट लैंड रेवेन्यूज डिवाइज्ड शुरू करना फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो इन दिस रिगार्ड वी हैव नंबर 1 दैट इज परमानेंट सेटलमेंट. स्थायी बंदोबस्त कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट को. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 इन बंगाल प्रेसिडेंसी. इन बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन 1793. लैंड वॉज ऑक्शनड, जमीन की बोली लगाई जाती थी, ऑक्शनड बोली लगाना, एंड सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, और उसको बेच दी जाती थी जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था. बिडर जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, जो सबसे ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होगा, उसको लैंड वो दे दी जाएगी. द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द जमींदार्स टू द ब्रिटिश वॉज फिक्स्ड. जो ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू पे किया जाता था वो जमींदार्स के द्वारा पे किया जाता था, और वो फिक्स था. लाइक दैट वॉज 90% ऑफ द टोटल रेंट. जितना भी रेंट कलेक्ट हो जाएगा उसका 90% ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ेगा जमींदार्स को, और 10% वो खुद रखेगा. आफ्टर दैट वी हैव महलवाड़ी सिस्टम, दैट अनदर सिस्टम दैट दे हैव अडॉप्टेड. महल मीन्स अ विलेज. कंप्लीट विलेज इज नोन एज महल. It was introduced in 1830 in Punjab, the Gangetic Plain, गंगा के मैदान, the Northwest province प्रांत, उस टाइम प्रांत को प्रोविंस कहते थे, and parts of Central India, और मध्य भारत में भी इसको शुरू किया गया. The revenue settlement was made with the landlords. जो लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी, या तो उससे जो है लैंड रेवेन्यू सेट किया जाता था, या फिर और हेड्स ऑफ फैमिलीज, या फैमिली का जो हेड होता था उससे सेटअप कर लिया जाता था. दे वर रिस्पॉन्सिबल टू पे द लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश कलेक्टर. तो ब्रिटिश कलेक्टर को या तो लैंडलॉर्ड्स या हेड ऑफ द फैमिलीज
ये जाके ब्रिटिश कलेक्टर को अपना पूरा टैक्स जो है पे करते थे। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेवारी होती थी। इन दिस रिगार्ड द थर्ड सिस्टम दैट वी हैव रियोत, RYOT, रियोत, रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोत इज कल्टीवेटर, जो जमीन पे खेती बाड़ी करता है उसको रियोत बोलते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश in parts of Madras, old name, now we have Chennai, and Bombay, that is Mumbai, between 1792 and 1827 इसको शुरू किया गया। A direct settlement was made between the government and the riot, the cultivator। सीधा संबंध था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड द रियोत कल्टीवेटर जो खेती बाड़ी कर रहा है, उन दोनों में सीधा संबंध था। The riot would have to pay half of the value of the crops in every situation। टोटल क्रॉप का हाफ जो है, हाफ वैल्यू जो है वो रियोत को, ब्रिटिशर्स को पे करना ही पड़ेगा। इन एवरी सिचुएशन, आई हैव रिटन हियर द वर्ड एवरी सिचुएशन, हर हालात में बेटा पे करना पड़ेगा। इन एवरी सिचुएशन बिकॉज समटाइम्स देयर इज सो मच रेन एंड all the cultivation, all the production is totally destroyed, but the riot has to pay to government. He hasn't have given any the system that he is having no problem that this time there is no rainfall or less rainfall or more rainfall than his crop has been failed, so he hasn't have to pay. No, he has to pay in every situation, and whenever he was unable to pay, then his land captured by the British government, तो उसकी लैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कैप्चर कर ली जाती थी। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आर्टिसंस एंड वीवर्स। किस तरह से आर्टिसन जो कारीगर होते थे, जो वीवर जो कपड़ा बुनते थे, जिनको जुलाहा कहा जाता है, उनको शोषण किया गया, एक्सप्लॉइटेशन। Indian cotton textile was having very important place around the world due to its fine quality। अपनी बहुत अच्छी क्वालिटी की वजह से इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था। बट ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में आई औद्योगिक क्रांति की वजह से इंडियन रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। इंडिया का रॉ मटेरियल कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड जाने लगा, वहां की फैक्ट्रीज की नीड को पूरा करने के लिए। एंड फाइनल गुड्स रीच्ड इंडिया, और बना हुआ जो माल था वो इंडिया में आके बिकने लगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट पॉइंट दैट दे गॉट रॉ मटेरियल एट चीपर रेट एंड फाइनल गुड्स दे आर सेलिंग हियर इन इंडिया एट वेरी हाई प्राइस। So after that, at very high price, Indian cottage industry now having no future in weaving। अब इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को कोई नहीं पूछता था, बिकॉज दे टुक सो मच टाइम टू वीव द क्लोथ, बट देर आर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड, देयर यू कैन वीव सो मैनी क्लोथ्स एट अ सिंगल टाइम, एंड दैट क्लोथ्स आर कमिंग to each and every market of India. So people were not ready to take these handmade clothes which took so much time to weave. So now they have no future in weaving because non availability of raw material. They don't have any raw material to weave here because all the raw material has taken by the Britishers to England. So up to now that we have end of this topic today, and now we will meet you on Friday. Thank you class.